जाजिब 2 दिन से सख्त परेशान था। इसे रह रह कर वानिया का रवैया याद आ रहा था। इतनी नफरत, वो सोच सोच के थक गया था। उस दिन एक दिन पहले जाजिब के नंबर पर कुछ मैसेजेस आए थे जिनमें लिखा था कि थैंक यू सो मच, इस दिन मुझे लिफ्ट देने के बहाने मेरा घर देख लिया और दूसरे दिन रिश्ता भिजवा दिया। एक में लिखा था, आई थिंक इंटरव्यू का ढोंग जॉब के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़की पसंद करने के लिए रचाया था। इसी तरह के मैसेज आते रहे लेकिन जाजिब कुछ समझ ना पाया था और ना ही इनको सीरियस लिया था। इसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि आईजान ने इसके लिए वानिया अली को पसंद किया था। लेकिन वो जिद्दी और खुदसर लड़की जिसने सबके सामने ठुकरा दिया था, वो अब जाजिब की जिद बन चुकी थी। माना कि वानिया बहुत खूबसूरत थी लेकिन जाजिब को इसके हुस्न से कोई सरोकार नहीं था। इसे तो बस अपनी इंसल्ट का बदला लेना था। तुम कितने घरों में काम करती हो फरजाना? विशा लाउंज में बैठी थी और फरजाना पोछा लगाए जा रही थी। जब वो इसके करीब आई तो विशा ने पैर ऊपर करके पूछा, बाजी मैं 4 घरों में काम करती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता कि ज्यादा घर लूं। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी। विशा इसे अफसोस से देखने लगी। तुम अकेली काम करती हो, थक नहीं जाती? अरे नहीं बाजी, मैं थकती नहीं हूँ, बस देर हो जाती है। वो मेरा भाई भी अब देर से आता है, रोजे भी रखता है ना बाजी, और तराबियां भी पढ़नी होती हैं, फिर तराबियों से फारिग होकर तब घर आता है। विशा ना समझने वाले अंदाज में देख रही थी तो रायान इसके कान में बोला, तरावियां? ओ, विशा ने समझ के सर हिलाया। फरजाना, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है अब? विशा ने फिर से पूछा। बस बाजी, अम्मा को तो प्रेजेंटेशन, फिर दूसरे इनको एप्सी भी है, तो बस कभी ठीक होती है कभी नहीं। वो अक्लमंदी से समझाने लगी। अब की बार विशा ने मदद तलब नजरों से देखा तो रायान ने मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी रोकी। प्लेसिटेशन का मतलब शायद ब्लड प्रेशर है और एपीसी हेपाटाइटिस सी है। रायान सोच के बताने लगा। फरजाना को ना इंग्लिश बोलने का क्रेज है। कभी कभार अम्मी बहुत मुश्किल में पड़ जाती हैं जब ये किसी चीज का नाम इंग्लिश में लेती है, तो अम्मी 100 बार पूछती है, फिर मुझे ही बुलाकर कहती है कि इसका क्या मतलब है, समझ कर बताओ। विशा मुस्कुराने लगी। कितनी मासूम है ना फरजाना। वो अभी सोच ही रही थी कि साकब आंखें मलता हुआ आया। खुद सब लोग अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, जब मैं सोने लगता हूँ तो मजाल है जो कोई थोड़ा ख्याल कर ले। इसे देख के विशा वहां से जाने लगी। और ये सुबह सुबह फरजाना का बटन कौन ऑन कर देता है? पता भी है कि वो बाद में ऑफ होने का नाम नहीं लेती। साकब अब तक रयान के सर पर खड़ा पूछ रहा था, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद भी अभी उठा हूँ, उठते साथ रोजा लग रहा है। रयान मासूमियत से अपनी गर्दन पे हाथ फेंकते हुए कहने लगा, जिसे आप सुबह सुबह कह रहे हैं वो सुबह नहीं है, बल्कि 3 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। विशा जाते जाते लुकमा देना ना भूली। साकब ने इसे पलट के देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। रयान भी छुप के वहां से गुम हो गया था। साकब की आंखें बंद हुई जा रही थी। सारी रात जागता था और सहरी के बाद भी काफी देर तक जागता रहता था। मोमना का मूड सख्त ऑफ था। अफ्तारी के बाद आईजान की कॉल आई थी कि वो कल आ रहे हैं रस्म करने। पहले तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन जब कुछ देर बाद ही जाजिब की कॉल आई, वो सलाम के बाद कहने लगा, आंटी आपसे कुछ बात करनी थी। जी जी बेटा करो, क्या बात है? मोमना कुछ परेशान सी बोली। वो आपसे पूछना था कि वानिया को इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं? जाजिब जानना चाहता कि था कि कहीं वो किसी और को तो पसंद नहीं करती। अरे नहीं बेटा, इसे क्या एतराज होगा भला? मोमना गड़बड़ा गई थी। जरूर इस वानी की बच्ची ने कोई गुल खिलाया होगा। असल में मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो किसी और को तो पसंद नहीं करती। अरे बेटा क्या कह रहे हो? हमने अपनी बच्ची को हर आज़ादी दी है, लेकिन ऐसी तरबियत नहीं की कि किसी को पसंद करती फिरे। न जाने क्यों वो तल्ख हो गई थी। आंटी आप नाराज ना हो, बस इनका मैसेज आया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। जाजिब को एहसास हुआ कि वो कुछ गलत बोल गया है। अरे बेटा वो बस इसको जिद है कि मैं जॉब करूंगी, इतनी मेहनत की है तो इसे घर बैठकर जाया नहीं करना चाहती, बस यही वजह है। ओके आंटी ठीक है, तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जाजिब मुस्कुराते हुए अपनी बात बता रहा था उनको। मोमना से जाजिब ने वादा लिया था कि वो वानिया को कुछ नहीं कहेंगी। तब से मोमना दिल ही दिल में तो जली भनी बैठी थी, लेकिन मुंह से एक लफ्ज ना कहा। सुबह होते ही चल पड़ी बाजारों के चक्कर में, वरना शाम से पहले बाजार बंद हो जाने थे। शाम को वो लद्दी फंदी वापिस आई, हाँफती हुई, प्यास से गला खुश्क हो रखा था। दोनों लड़कों के लिए अंगूठियां ली थी। निशा से कहा था कि कम से कम तुम तो चलो, अपने मंगेतल के लिए पसंद कर लो, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया कि रोजे में नहीं जा सकती, वरना इतनी गर्मी में प्यास लग जाएगी।
واہ بھی بنو، سب کو اپنی فکر ہے سوائے میرے، میں بھی تو روزے سے جا رہی ہوں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی جانے لگی تھی اور مجبوراً وشا نے قربانی دی تھی اور وہی ان کے ساتھ چلی تھی۔ اب دادی سب چیزوں کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ افطاری پہ آنا تھا، لڑکے والوں نے تو مہوش کو بھی بلوا لیا تھا۔ دادی نے اور سب بہت خوش تھے سوائے وانیا کے۔ وہ منہ پھلا کے بیٹھی تھی اپنے کمرے میں اور یہ سوچ کے ریلیکس ہو گئی کہ ابھی کر لیتی ہوں، بات میں توڑ دوں گی، لیکن یہ اس کی سوچ تھی۔ شام کو وہ لوگ آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شاہ زین نشا کو دیکھنے کے لیے اتابلا ہو رہا تھا، لیکن آئی جان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انگوٹھی وہ خود پہنائیں گی، جب سے وہ دل معصوم کے رہ گیا تھا۔ لیکن جب سے وانیا کو رسم کے لیے ڈرائنگ روم میں لایا گیا تو شاہ زین حیرت میں پڑ گیا۔ آئی جان، یہ کیسی چیٹنگ ہے؟ مجھے تو کہا تھا کہ میں نہیں پہنا سکتا رنگ۔ وہ آئی جان کے کان میں گھس کے بولنے لگا تو آئی جان اپنی مسکراہٹ دباتی اسے صبر کا مشورہ دینے لگی۔ وانیا بڑی ہی عجیب انداز میں آ کر بیٹھی تھی اور ذرا جو شرمائی ہو امی اسے گھورے جا رہی تھی، مگر وہ بڑے شاہانہ انداز میں عین جاذب کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ جاذب نے ایک نظر بھی اس کی طرف دیکھنا نہ گوارا کیا، جبکہ وہ اسے ہی گھورے جا رہی تھی۔ بڑا ہی کوئی ڈھیٹ بندہ ہے، اتنی انسلٹ کے باوجود بھی آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، انداز ایسا تھا کہ ابھی جا کر اس پر حملہ کر دے گی۔ دیکھتی جاؤ میڈم، اب میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ جاذب خان اسے نہ دیکھتے ہوئے بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی نگاہوں کا مرکز وہی ہے۔ اب وہ جان بوجھ کے مسکرائے جا رہا تھا۔ مہوش اسی کے صوفے پہ بیٹھی اس سے ہنسی مذاق کیے جا رہی تھی۔ آئی جان نے رنگ نکالی تو جاذب نے کہا، آئی جان کیا میں خود پہنا دوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، آ جائیں آپ یہاں۔ مومنا وانی کے پاس سے اٹھتی ہوئی بولی۔ امی، وانی نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا جو کہ اس وقت اسے ذرا بھی لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ جاذب مسکراتا ہوا اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وانی نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، لیکن پیچھے کھڑی مومنا نے اس کے بازو پہ چٹکی کاٹی اور ماتھا چومنے کے بہانے اس کے کان میں بولی، خبردار جو کوئی گڑبڑ کی، ورنہ آگے ان کو کوئی دھمکی نہ سوجی تو چپ کر گئی۔ جاذب نے انگوٹھی آئی جان سے لے کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ آگے نہ کرتی، مگر مومنا نے اس کا بار جو زور سے پکڑ رکھا تھا اور مجبوراً اسے ہاتھ آگے کرنا پڑا۔ لیکن جاذب نے اپنی جیب سے ایک نازک سی رنگ نکالی اور وہ پہنانے لگا، لیکن وہ رنگ بہت چھوٹی تھی، اس کی انگلی میں نہیں جا رہی تھی۔ وانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس منحوس انسان کو دھکا دے کر بھاگ جائے وہاں سے۔ او ہو آنٹی، میں تو بڑے پیار سے اپنے فیونسی کے لیے رنگ لایا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی موٹی ہے۔ جب ہر کوشش کے باوجود بھی رنگ پوری نہیں آئی تو وہ مومنا کی طرف دیکھ کر بولا، لیکن آخری جملہ اسے جلانے کو اس کے کان میں آہستہ سے کہا۔ وانی تو پہلے ہی غصے میں تھی، اس بات پہ اس نے زور سے جاذب کے پہلو میں اپنی کوہنی ماری۔ جاذب اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اچانک کھانسنے لگا۔ اب کیا بتاتا کسی کو کہ اس کی منگیتر اتنی بدتمیز ہے۔ اب اس نے آئی جان والی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر وانی نے انگلی ٹیڑھی کر رکھی تھی، لیکن جاذب بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ رنگ پہنا کے ہی دم لیا اور کہنے لگا، مجھے کون پہنائے گا رنگ؟ ارے بیٹا، وانیا پہنائے گی، بیٹا لو پہناؤ۔ وانی نے مجبوراً رنگ لی اور اس کی انگلی میں ایسے پہنائے جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ دیکھ لو تمہیں میں، وہ دل ہی دل میں بولی۔ مبارک ہو سب کو، جاذب بولا، لیکن آنٹی میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی، وہ یاد ہے؟ وہ اپنی ساس سے کہنے لگا تو وانی چونکی۔ ہاں بیٹا، سب یاد ہے، اور آپ نے کہا تھا نا کہ وانیا کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں، تو میں نے اسے ابھی تک نہیں بتایا۔ وانیا، آپ کے لیے سرپرائز ہے کہ آج ہمارا نکاح ہو رہا ہے۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے اسے بتا رہا تھا اور وہ بس منہ کھولے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا کہا؟ اسے لگا تھا اس نے غلط سنا ہے۔ ارے آنٹی، یہ تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی ہے، دیکھیں ذرا، وہ مومنا سے کہنے لگا۔ وانی نے ایسی شکل بنا کے بیٹھی تھی کہ لگ رہا تھا اس کا نکاح نہیں بلکہ اس کی قربانی دی جا رہی ہو۔ یہ کیا سیڈ والی ایموجی جیسی شکل بنا کے بیٹھی ہو، ذرا مسکراؤ، وشا اس کے کان میں بولی، لیکن اس کے تو پر کاٹنے کا پورا انتظام کیا گیا تھا۔ اسی وقت دلاور نکاح خواہ کو اندر لے آیا تھا، یعنی کہ سب جانتے تھے سوائے میرے۔ وہ پیپرز پہ سائن کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ واصف علی نے بھی اسے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ارے ابھی رخصت تھوڑی ہو رہی ہو کہ رو رہی ہو، ثاقب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور اپنے آنسو بھی صاف کرنے لگا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ نکاح، جاذب نے وانیا کی طرف دیکھ کے کہا تو وہ جل کے رہ گئی۔ آئی جان تو دونوں کے صدقے واری جا رہی تھی۔
کہاں تو جازب شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا اور کہاں اتنی جلدی مچا دی تھی رخصتی 1 سال بعد طے ہوئی تھی۔ شاہجہان کی ضد پہ اسے بھی اجازت مل گئی نشا کو رنگ پہنانے کی۔ وہ دونوں محبت سے رسم ادا کرنے لگے۔ دونوں کپلز کا معاملہ الگ تھا۔ وانیا کا ہاتھ جازب نے پکڑ رکھا تھا جسے وہ کب سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بندہ بھی اس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا اور دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ آخرکار وانیا نے وشا کو آواز دی۔ فی الحال وہی تھی جس سے بات چیت کرتی تھی، باقی سارے گھر والوں سے برادری ختم کر کے بیٹھی تھی۔ وشا اسے اندر لے گئی۔ اسی وقت جازب کو اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ وہ جانے لگی تو جازب نے دیکھا کہ اس کی کلائی لال ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کو اسے افسوس ہوا، لیکن اس کا وہی رویہ اسے سب بھلا گیا تھا۔ جازب کو بہت سکون ملا تھا۔ وانیا کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ جازب خان نے آج تک کسی لڑکی کو بری نظر سے نہ دیکھا تھا اور وہ لڑکی سب کے سامنے کہہ کر گئی تھی کہ مجھے گھر چھوڑنے کے بہانے سے میرا گھر دیکھ لیا، اور وہ لڑکیاں اپنی سیکرٹری چوز کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی دلہن چوز کرنے کے لیے بلائی گئی تھیں۔ سارا ڈرامہ تھا انٹرویو کا۔ اسے اب بھی وہ باتیں یاد آتی تو وہ اپنی مٹھیاں زور سے بھینچتا، رگیں تن جاتی تھیں۔ میٹنگ میں بیٹھے لوگ کیسی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ نظریں اسے بھول نہ رہی تھیں۔ اگر یہی باتیں وہ اسے اکیلے میں کہتی تو شاید وہ بالکل بھی برا نہ مناتا، لیکن اب اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ ثاقب منہ کھولے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا ماں کو۔ ایسا کیا انوکھا کہہ دیا میں نے جو تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں؟ مومنہ مزے سے پلنگ پہ لیٹنے لگی تھی کہ اس کے چلانے پہ پھر سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے تو ٹھیک سے اسے دیکھا بھی نہیں، وہ ہونک بنا بول رہا تھا۔ تو اب دیکھ لو۔ مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہیں بھاگ نہ جائے۔ ایک تو ان کی شکل ایک جیسی ہے، دوسرے نام بھی ایک جیسے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کون نشا ہے کون وشا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ ہاں تم بڑے کاکے چننے ہو نا کہ پہچان نہیں سکتے۔ امی نے بھی تانا مارا۔ امی دیکھیں میری ابھی عمر ہی کیا ہے جو آپ مجھے پھنسانے کا سوچ رہی ہیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کے پیر دبانے لگا۔ میں تیری شادی تھوڑی ہی کر رہی ہوں پگلے، بس منگنی کر رہی ہوں، اور تم بس وشا کو دیکھ لو، سمجھ لو، ورنہ اس کی ماں کو پتہ نہیں کیا جلتی ہے کہ بار بار کہتی ہے کہ ثاقب سے پوچھو، ورنہ کوئی اور رشتہ دیکھو۔ مومنہ بھی پریشان تھی کہ بہن نے اپنے منہ سے کہا تھا ثاقب کے لیے، جبکہ ان کو اپنے نکمے لڑکے سے کوئی امید نہیں تھی۔ وشا کے لیے تو رشتوں کی لائن لگ چکی تھی جب سے انہوں نے خاندان میں بات کی تھی۔ امی مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، غضب خدا کا، پہلے میرا کمرہ قبضے میں کر لیا، اب ہمیشہ کے لیے قبضہ کرنا چاہتی ہے وہ۔ وہ اٹھ کر بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ کمرے سے مومنہ کے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ 10واں روزہ تھا، اتنی جلدی سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن اب پھر آئی جان کو نہ جانے کیا سوجی تھی کہ ان کے بیٹے کا نکاح اتنی سادگی سے ہوا ہے تو ان کو رہ رہ کے دکھ ہو رہا تھا۔ اب پھر 2 دن بعد انہوں نے بڑا فنکشن رکھا تھا تاکہ اپنے جاننے والوں کو تو بلا سکیں اور نکاح کا تو سب کو پتہ چلے۔ انہوں نے سب انتظام کر لیا تھا۔ وانیا کا ڈریس، جیولری سب بھجوا دی تھی۔ وانیا کو پارلر لے جانا تھا، لیکن اس کی ضد تھی کہ وہ اکیلی جائے گی، اور وہ بھی اپنے سسرال کی کار میں۔ مومنہ خوش تھیں کہ چلو شکر اس نے سسرالیوں کو تو قبول کر لیا۔ وہاں سے جازب کی کار آئی تھی، دلاور بھی آیا تھا۔ وانیا نے فرزانہ کو اپنے ساتھ لیا اور بڑے آرام سے چلتی بنی۔ سب سے گھٹیا پارلر کا انتخاب کیا جہاں وہ کبھی جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ سنے مجھے مہندی لگوانی ہے، لیکن انتہائی فضول ڈیزائن لگانا، وہ بڑے آرام سے وہاں بیٹھی کہہ رہی تھی۔ پارلر والی لڑکی اسے سر سے پیر تک گھور رہی تھی۔ جی اچھا۔ وہ مہندی لگانے لگی۔ بس بس ٹھیک ہے اتنا۔ لڑکی نے چند بیل بوٹے بنائے تو کچھ دیر بعد وہ بولی، لیکن باجی ابھی تو شروع کیا ہے۔ لڑکی حیرت سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، بہت اچھی ہے۔ وہ مسکرائی، اور ہاں میک اپ بھی ایسا کرنا کہ چڑیل لگوں۔ وہ ڈھیٹ پن سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی تو لڑکی کو اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا۔ بالکل آپ فکر ہی نہ کریں، ولائتی چڑیل بناؤں گی۔ وہ اسے خوش کرتے ہوئے کام پہ لگ گئی۔ گڈ۔ اب وہ چیئر پہ ایزی ہو کے بیٹھی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد لڑکی نے آنکھیں کھولنے کو کہا، لیکن وانیا کو افسوس ہونے لگا۔ اس نے اسے برا میک اپ تو کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ لڑکی نے خوب کوشش کی، لیکن بندے اس کے کان میں نہیں جا رہے تھے۔ چلو رہنے دو، یہ تو میری ساس ہی پہنائے گی اب سب کے سامنے۔ باجی دوپٹہ تو سیٹ کر دوں۔ وہ اسے اٹھتا ہوا دیکھ کے بولی، رہنے دو، میں ایسے ہی جاؤں گی۔ اس کی پیمنٹ کرنے کے بعد باقی پیسے جو اس کی ساس نے بھجوائے تھے وہ فرزانہ کو دینے لگی۔ یہ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی، تمہاری عیدی ایڈوانس۔ اللہ! وہ خوشی سے شرماتے ہوئے بولی، بہت بہت شکریہ باجی، لیکن یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں، اب تمہاری باجی امیر ہو گئی ہے۔
वो बाहर चली आई, भारी दुपट्टा गले में बमुश्किल लटकाए। वो सब लोग बैंक्वेट में पहुंच चुके थे। वो वानिया को वहीं आने का कहा था। इसने अपने बैग से च्युइंगम निकाली, वो मुंह में डाल ली। वहां पहुंचते ही वो टुक टुक करती मजे से खुद ही चली आई। च्युइंगम चबाती हुई विशा और निशा महविश सब इसको रिसीव करने लिपटी, लेकिन वो सबको नो लिफ्ट कराती खुद ही जाने लगी। ए रुको रुको, मेरा भी दुपट्टा सेट नहीं हुआ। कैमरामैन आगे आया तो इसको हाथ से रोका, और भी कुछ लोग अपने फोन से इसकी वीडियो बनाने लगे थे। सबको हाथ से रोक दिया। शाजमान, दुल्हन को अंदर ले जाकर इसका दुपट्टा सेट कर दो। आईजान ने इसका माथा चूमा और एक लड़की को आवाज दी। हैरत की बात थी, आईजान इसकी हर हरकत को इसकी अदा समझ के इसकी बलाएं ले रही थी। आखिर को इनकी अपनी पसंद थी। जी आईजान, वो लड़की जो शायद मुलाजमा थी भागती हुई आई। वानिया के पीछे शर्मिंदा सी महविश, विशा और निशा भी जाने लगी, जबकि मोमना बस दूर से तमाशा देख रही थी। इस लड़की ने बड़े प्यार से इसका दुपट्टा सेट किया और इसको बुंदे भी पहना दिए। अब इसे दुल्हे के साथ बिठा दिया गया था। देख रही हूँ कैसे आते हैं, साथ ही सबको रोकने लगी। मेरा दुपट्टा सेट नहीं है, महविश इसकी नकल उतार के विशा से कहने लगी। हाँ, और देखें जरा कैसे बबल गम चबाई जा रही है, क्या दुल्हनों को अच्छा लगता है? विशा भी जल के बोली। और देखो अभी तक चबाती जा रही है, जाओ बेटा निकलवाओ इसके मुंह से। महविश को इसका गम चबाना बहुत बुरा महसूस हो रहा था। ग्रीन कलर के पिशवाज और पजामा और भारी गोल्डन दुपट्टा पहने वो बहुत हसीन दिख रही थी। जाजिब व्हाइट शलवार कमीज में ब्लैक वेस्टकोट पहने हुआ था। दोनों की चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी, लेकिन दोनों ही एक आग में जल रहे थे। जाजिब सबके सामने हंस बोल रहा था, आखिर इसने वानिया अली को सबक जो सिखा दिया था। अब ये लड़की बिला वजह किसी की इतनी इंसल्ट करते हुए 100 बार सोचेगी। वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा तो वानिंग ने झट से मुंह फेर लिया। विशा ने बमुश्किल इसके मुंह से गम निकलवाया। ये क्या भैंसों की तरह जगाली कर रही हो, इसके कान में बोली और टिश्यू इसके मुंह के आगे किया। निकालो इसमें। बड़ी मिन्नतों के बाद निकाला। अब प्लीज अच्छे से मुस्कुरा दो, लोग देख रहे हैं, वीडियो बन रही है। कैमरामैन इनकी पिक्चर लेने करीब आया तो अचानक से वानी ने जाजिब का बाजू पकड़ लिया और इसके शानों पे सर रख के विक्ट्री का निशान बनाने लगी। जाजिब इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। इसे सख्त सबकी का सामना करना पड़ रहा था। ये क्या अजीब उटपटांग हरकतें कर रही हैं आप? जाजिब ने वानिया को खुद से हटाना चाहा। क्यों, बीवी हूं मैं आपकी, वो इठला के बोली। अभी तक बाजू पकड़ रखा था, पोज ऐसे दे रही जैसे कि स्नैपचैट पे सेल्फी ले रही हो। विशा और निशा जली भुनी इसके तमाशे देख रही थी। क्या करूं मैं, इस लड़की का नाक कटवा दी सारी बरादरी के सामने। महविश का बस नहीं चल रहा था कि खींच के एक थप्पड़ रसीद करती इसको। वो तो शुक्र था कि इसकी सास और माँ मेहमानों में बिजी थी, वरना मोमिना ने तो पक्का बेहोश हो जाना था इसकी हरकत को देखकर। विशा ने इसके साथ लग के पिक्चर बनवाई और कान में कई कस्में दे डाली कि सीधी तरह बैठो प्लीज, अच्छी दुल्हनों की तरह। तो वो भी मुस्कुराती इसके कान में बोली, क्यों विशा, तुम्हारे यहाँ तो दुल्हनें चिपकी हुई होती हैं दुल्हा से। मेरी माँ, तुम पाकिस्तान में हो, यूरोप में नहीं। जाजिब अपने लब भेंचे बैठा था। तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगा वानिया अली, बस देखती जाओ। जाजिब सोचे जा रहा था, लेकिन आईजान इनके करीब आ रही थी। अब वानी बड़े अदबो लिहाज से अपनी सास के करीब बैठी इससे मीठी मीठी बातें कर रही थी। अपना भारी दुपट्टा एक अदा से पकड़ के आईजान के कान में कुछ बोली थी। आईजान मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद जब सब लोग जाने लगे तो जाजिब की फैमिली और वानी की फैमिली रह गई। मोमना अपनी बेटी को लेने स्टेज की तरफ बढ़ने लगी तो वानिया खड़ी हो गई। जाजिब भी खड़ा हो गया, लेकिन वानिया ने फिर से जाजिब का बाजू पकड़ा और बड़े आराम से अपना फैसला सुनाया। मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। क्या? सब मुंह खोले इसे देख रहे थे। जाजिब भी हैरान था। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, आज मैं सरप्राइज है इनके लिए कि आज ही रुखसती भी होगी। क्यों आईजान? वो मुस्कुरा के आईजान को देखने लगी। जी हाँ, यह हम सास बहू का सरप्राइज था जाजिब के लिए। वो जाजिब का माथा चूमने लगी। आईजान, ये क्या कह रही हैं आप? अभी मैं इस बला को झेलने के लिए रेडी नहीं हूँ। जाजिब इनसे कहे जा रहा था, लेकिन आईजान अपनी धुन में थी। खुशी इनके चेहरे से टपक रही थी, लेकिन लड़के वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सब अब तक हैरत से देखे जा रहे थे। न जाने कैसे वानी ने अपनी सास को शीशे में उतारा था कि वो मोमना को भी ना बता सकी, वरना वानी का सरप्राइज जो खत्म हो जाता। एक सरप्राइज जाजिब और मोमना ने दिया था वानी को, अब एक सरप्राइज वानी और आईजान ने दिया था। सबको हिसाब बराबर, लेकिन अभी तो बहुत से हिसाब बाकी थे जो वानी को जाजिब से लेने थे। वो मुस्कुराती हुई जाजिब को देखने लगी।
चलें डियर हस्बैंड। वासिफ अली और मोमना बेगम आई जान की मिन्नत समाजत के आगे मजबूर हो चुके थे, वरना किसका दिल करता है अपनी इकलौती बेटी को यूं अचानक से विदा करने का। मैं आपसे वादा करती हूँ बहन, वानिया को मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी, किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी इसे। और जब दोनों राजी हैं तो नेक काम में देर कैसी। वो मोमना के हाथ थामे बोले जा रही थी, जबकि मोमना बस अपने आंसू पोंछने में बिजी थी। आपा मेरा तो दिल डूब रहा है, वो मुश्किल बोल सकी थी। अरे कुछ नहीं होगा, 1 साल बाद भी आपको ऐसा ही लगेगा। वो इन्हें समझाने लगी। आज मेरी बात याद रख लें और देखें वो दोनों कितने खुश लग रहे हैं। वो इनकी तरफ इशारे करती हुई बोली, जहां अभी तक वानी जाजिब का बाजू पकड़े फोटो शूट करवा रही थी। मोमना बेगम मुस्कुराने लगी। अल्लाह जाने लड़की के दिल में क्या है, कल तक तो जान देने की बातें किए जा रही थी। उन्होंने दिल में सोचा, अल्लाह नजरे बद से बचाए, आमीन। वो भीगे हुए लहजे में बोली, सुम आमीन। आईजान ने भी इनका साथ दिया। अच्छा अब खुश दिली से रुखसत करें बच्ची को। वो इनका हाथ थाम कर दुल्हा दुल्हन की तरफ जाने लगी। जाजिब की अजीब हालत हो रही थी। कहाँ तो वो खुश था कि वानिया से हिसाब बराबर कर लिया था, और कहाँ वानिया ने ये नया खाता खोल लिया था। वानिया से गले मिलते हुए अम्मी अब्बू रो पड़े थे। वानी रोना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने जो अपने आंसुओं पे बंद बांधे हुए थे सब टूट चुके थे। अब वो सिसकियों के साथ रो रही थी, चाहे जितनी भी नाराज थी, लेकिन इसकी जान थी अपने माँ बाप में। माँ बाप का घर छोड़ना आसान नहीं था। जज्बात में आकर इसने फैसला तो कर लिया था, लेकिन इसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब घर वालों से मिलकर वो वापस पलटी, जहाँ जाजिब इसका इंतजार कर रहा था। इसके माथे पे कई बल थे, होंठ सख्ती से आपस में पिवस्त थे। चाचू की अच्छी रही लव स्टोरी मेरी थी और आप दोनों विलन बन के बीच में आ गए। शाहजहान इसके कान में कहे जा रहा था, बेटा मैं खुद परेशान हूँ। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी कि तुम्हें इश्क का शौक चढ़ा। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुझसे तो मैं बदला लेके रहूंगा। वो दांत कचकचा के बोला, वाह जी वाह। अब गुस्सा भी मुझी पर होने लगे। वो शाने उचकाते हुए बोला, खुद तो अपनी दुल्हन लेके जा रहे हैं और मुझे इस दिलावर को झेलना पड़ेगा। वो मुंह बसूरते हुए वहां से जाने लगा। जाजिब पहले सख्त खौफ से ज़दा था, ऊपर से शाहजहान के ताने। एक तो दुल्हन चींटी की रफ्तार से आ रही थी। जाजिब जल्दी से कार में बैठ गया। दुल्हे मियाँ पीछे बैठे दुल्हन के साथ। कभी दुल्हा भी खुद ड्राइव करता है। महविश फुफ्फो हंसती हुई इसके करीब आई। कोई बात नहीं, मेरी दुल्हन मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठेगी। जाजिब ने खुद को संभाल लिया था और मुस्कुराने लगा। ओहो अच्छा जी। वो सब हंसने लगी। वानिया ने अचानक फ्रंट डोर खोला और वापस बैठ गई, और वो भी दोबारा से अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। वानिया के बैठते ही जाजिब ने कार स्टार्ट कर दी और जन से उड़ाने लगा। दोनों की नजरें विंड स्क्रीन पर थी। मुझे गोला गंडा खाना है, वानिया बोली तो जाजिब ने इसकी तरफ देखा। क्या खाना है? इसे लगा कुछ गलत सुना है। गोला गंडा, वो बड़े पुरसकून अंदाज में बोली। और ये इस वक्त कहाँ से मिलेगा? शायद आप भूल रही हैं कि एक तो रमजानुल मुबारक है, दूसरा लॉकडाउन है। मिल जाता है, किसी भी कोने खुदरे में ढूंढना पड़ेगा। ओहो, तो आपका मतलब है कि इतने बड़े शहर में मुझे गोला गंडे की तलाश करनी होगी? वह इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है तो मैं आई जान से कह दूंगी कि आपके बेटे ने मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। वो मज़े से उंगली से आधे इंच का इशारा करते हुए बोली। जाजिब जल ही गया इसकी इतनी सी ख्वाहिश पे। न जाने कितनी देर तक मतवक्का जगहों पर घूमने के बाद एक जगह मिल ही गया गोले गंडे वाला। अरे आप कहाँ जा रही हैं मैडम? कार में ही खा लेना। अब वो उतरने लगी तो जाजिब ने झट से इसका शाना पकड़ के रोका। मैं तो बाहर ही खाऊंगी, यहाँ क्या खाक मजा आएगा। वो जल्दी से अपना भारी दुपट्टा संभालती हुई उतरी। क्या मुसीबत है यार, कहाँ फंस गया हूँ। वो झंझलाता हुआ उतरा। अब वो मैडम मजे से चेयर पे बैठी भारी वेडिंग ड्रेस में गोला गंडा चूस रही थी। इक्का दुक्का लोग आते जाते इस मंजर से महजूज हो रहे थे। जाजिब कार की पुश्त से टेक लगाए इसे देखे जा रहा था। पागल। मोमना कब से चहको पहको रोए जा रही थी। दादी ने अपने रोने का कोटा पूरा कर लिया था, अब सर लपेट के सो गई थी। ये क्या हो गया वासिफ, कैसे रहूंगी मैं अपनी बच्ची के बगैर? वो टिश्यू से आंसू साफ करती हुई बोली, अरे ये क्या कह रही हो? अल्लाह हमारी बच्ची को शादो आबाद रखे। एक न एक दिन तो इसे रुखसत होना ही था। वासिफ साहब भी दिल गिरफ्तगी से इन्हें समझाने लगे, लेकिन इस तरह अचानक तो नहीं सोचा था मैंने। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। साकब ने इनके गले में अपनी बाहें डालकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो खफगी से बोली, मतलब आप खूब समझती हैं वालिदा। पहले इस बेचारी की जबरदस्ती मंगनी और निकाह करवा दिया, अब जब वो अपनी मर्जी से रुखसत हुई तो आपको क्यों ये गंगा बहाए जा रही हैं? वो दिल खराश अंदाज में बोला, तेरा मतलब कि मैं अपनी बच्ची की दुश्मन हूँ? वही से परे करते हुए कहने लगी,
अस्तगफिरुल्लाह। साकब कानों को हाथ लगाता वहां से जाने लगा। गोला गंडा की हसरत पूरी हो गई हो तो अब चलें। जाजिब अपनी कलाई में बंदी घड़ी पे बार बार नजर डाल रहा था। क्यों, आपको कोई किला फतह करना है या किसी मुहाज पे जाना है? वो जल के बोली, लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं। नहीं, फिलहाल तो ये मुहाज सर करना है मुझे। वो करीब आया और बज़ाहिर इंतहाई एहतराम से इसका हाथ थाम के उठाया और खींचता हुआ कार तक ले आया, लेकिन अंदाज ऐसा था कि जैसे अपनी महबूबा को प्यार से पकड़े जा रहा हो। लबों पे मुस्कान थी। अब वो जल्दी से अपने घर की तरफ रवा दवा था कि कहीं फिर से कोई उल्टी सीधी फरमाइश ना कर दे। लेकिन जैसे ही वो अपने घर की तरफ पहुंचने लगे तो समंदर को देख के वो मचल उठी। मुझे समंदर में जाना है। जाजिब का माथा ठनका। खुदा का खौफ करो लड़की, अब इस हुलिये में तुम समंदर में जाओगी? वो जब्त करते हुए बोला और दिल ही दिल में शाहजहान को नादिर अलकाबात से नवाजा जा रहा था, जिसके इश्क की वजह से ये बला इसके गले पड़ी थी। वानी ने खूब शोर मचाया, लेकिन इस बार जाजिब ने इसकी एक ना सुनी। शराफत से घर चलो, समंदर करीब है हमारे घर से, जितनी चाहे डुबकियां मार लिया करना दिन में। इसने घर के सामने कार रोकी। वहां पे कब से वो लोग दुल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। इनको हाथों हाथ लिया गया। कहाँ रह गए थे चाचू? मैं तो समझा कि शायद सीधा हनीमून पर निकल गए। शाहजहान हंसता हुआ गले लगा। बेटा तुझसे तो मैं बड़े हिसाब लेने हैं। वो लंबे ढक भरता अंदर जाने लगा। अरे दुल्हन को तो ले जाओ, आईजान ने पीछे से आवाज दी। आ जाएगी खुद ही। ड्रामा क्वीन। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा था जबकि दुल्हन के साथ रस्में की जा रही थी। आईजान ने शाहजहान को भेजा कि शराफत से अपने चचे को ले आओ। वो इसके पीछे आया और कान पकड़ के बोला, प्लीज मुझे माफ कर दें और चलें, आपको आईजान बुला रही हैं। मुझे नहीं जाना। वो आगे बढ़ने लगा। प्लीज चाचा जिद ना करें, वो कोई रस्म करेंगी, मिरर में आपको दुल्हन को देखना है। वो ढिठाई से बोला, और कितना देखूं मैं इसको? वो गुस्से से दांत पीस कर बोला, अब तो सारी उम्र ही देखना है। न चार इसे इसके साथ जाना पड़ा, ये अच्छी मुसीबत है। वो वहां गोले गंडे नोश फरमाती रही और अब शर्म याद आई है कि मिरर में देखेगी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता जाने लगा। आरसी मसहफ की रस्म के लिए जब दोनों पर दुपट्टा डाला गया तो जल भून के जाजिब ने इसकी तरफ देखा तो वानी ने इसे जुबान दिखाई। जाजिब ने भी आंखें दिखाई। दोनों ने हूं करके रुख फेरा। बमुश्किल रस्मों से फारिग होकर दोनों को कमरे में ले जाया गया। जाजिब फूलों से सजे कमरे को देखकर सब समझ गया कि ये प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। सास बहू में वो आते ही वॉशरूम में चला गया। बाहर निकला तो वो मुहतरमा बेड पे कुछ इस तरह से लेटी हुई थी कि इसके लिए कोई जगह ना बची थी। जाजिब इसे देख के रह गया। किस आफत की पुड़िया से पाला पड़ा है मेरा। वो मजे से अपने फोन में बिजी थी। जाजिब को फुल इग्नोर किया हुआ था। मोहतरमा, इसने पुकारा, आपने मुझसे कुछ कहा? वो अपना फोन साइड पे रख के सुकून से बोली। अंदाज जलाने वाला था। नहीं, मैं तो दीवारों से बात कर रहा था, जाजिब ने जले कटे अंदाज में कहा और अपना वेस्ट कोट उतारने लगा। ओ अच्छा, मैं समझी मुझे पुकारा। वो फिर से फोन उठाने लगी। बात सुनो, मैं बिल्कुल भी मजाक में मूड में नहीं हूँ। जल्दी से दुल्हनों की तरह बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें मुंह दिखाई दे सकूं। क्या मतलब? वो चौंकी। दिल अचानक धक धक करने लगा था। जाजिब जो कि आईने के सामने खड़ा था, आईने में इसी को देखे जा रहा था। इसके चेहरे पे हवाइयां उड़ते देखकर इसे सुकून मिला। वानी अब सीधी होके बैठी इसकी पुश्त को घूरे जा रही थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वो दिल ही दिल में हंसा। क्यों, आपको नहीं मालूम कि ये हुजला अरूसी है? वो क्या होता है? वानी हकलाई। इसने ये लफ्ज पहली बार सुना था। इसका गला सूखने लगा था। वो झट से बेड से उतरी थी। जाजिब मायनी खेजी नजरों से इसे देखता करीब आने लगा। वानी वहां से दूसरी साइड पे हो गई। देखिए मेरे करीब मत आए। इसकी सारी हट धर्मी धरी की धरी रह गई थी। जाजिब मुस्कुराता हुआ फिर से करीब आने लगा। क्यों, अब क्या हुआ? वो आगे आता जा रहा था। वानी के कदम पीछे होते जा रहे थे। उस वक्त तो बड़ी चिपक रही थी सबके सामने। जाजिब प्लीज देखें। वो आगे कुछ ना कह पाई थी। दुपट्टा इसके पैरों के नीचे आ गया था। दुपट्टे में उलझ के वो गिरने ही वाली थी कि जाजिब ने इसे थाम लिया। अब वो इसके बाजुओं में थी और अब भी वो दहशत से इसकी तरफ देख रही थी। एक बात कहूँ? वानी के माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। वो बस देखे जा रही थी। तुम हो बहुत हसीन, वो मुस्कुराते हुए बोला। अचानक वानी ने इसे धक्का दिया और भागती हुई वॉशरूम में घुस गई। जाजिब इसकी इस हरकत पे दिल खोल के हंसा। शाहजहान ने जाते जाते अच्छी टिप दी थी इसे। अब वो मजे से बिस्तर पे दराज हो गया। लाइट ऑफ कर ली थी। अब ये भीगी बिल्ली कभी मियाँ नहीं करेगी। वो मुस्कुराते हुए आंखों से इसको देख रहा था और आंखें मूंद के लेट गया था। इसे सख्त नींद आ रही थी। पागल लड़की ने आज तिगनी का नाच नचा दिया था। कुछ ही देर में कमरे में इसके खराटे गूंजने लगे। वानी कब से वॉशरूम से अटैच ड्रेसिंग रूम के कोने में बैठी हुई थी।
اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ جب اسے خراٹوں کی آواز آئی تو وہ ہوش میں آئی۔ ایک تو بھاری جوڑا چبھ رہا تھا۔ اس نے وارڈروب کھولا، وہاں پہ اس کا کوئی بھی ڈریس نہیں تھا۔ اس نے کافی کپڑے الٹ پلٹ کر کے دیکھے، ایک ہلکی پھلکی ٹی شرٹ اٹھائی اور ایک ٹراؤزر اٹھایا جو اس سے تھے تو کافی لمبے، لیکن اس بھاری جوڑے سے تو جان چھڑانی تھی۔ اس نے چینج کیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کے دیکھا، وہاں وہ بے حس انسان گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا۔ کمرے میں آ کر ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی، یہ تسلی کرنے کے بعد کہ وہ واقعی سو رہا ہے۔ وہ بھی بیٹھ کے دوسرے کونے میں لیٹ گئی۔ نیند کس کمبخت کو آنی تھی، بس اپنی کمر سیدھی کرنے لیٹی تھی۔ کمرہ بہت شاندار تھا۔ نیم اندھیرے میں وہ جائزہ لینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سحری کا وقت ہو گیا۔ اب وہ باہر کیسے جاتی اس ہولیے میں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک جاذب نے اس کی طرف کروٹ لی۔ ہائے! وہ جھٹکا کھا کے ہٹی۔ جاذب نے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ ابھی اس نے وانی کا حلیہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس نے اب کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ کمرہ کافی ٹھنڈا تھا۔ جاذب اٹھا اور واش روم سے فریش ہو کے باہر آیا۔ وانی جلدی سے سوتی بن گئی تھی۔ میڈم روزہ نہیں رکھنا؟ وہ اس کا پیر ہلاتا بولا۔ اس نے کمبل سے آنکھیں باہر نکال کے اسے دیکھا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ جاذب کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دشمن سے ہارنا نہیں ہے جاذب خان۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور اس کے کمبل کھینچا۔ اپنے نخرے اپنی ساس کو دکھانا۔ وہ یہ کہہ کر پلٹا اور جب وانی مجبوراً اٹھی تو اس کا حلیہ دیکھ کر جاذب کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ جاذب کی ہنسی پہ وانی کو تو پتنگے لگ گئے۔ اس میں اتنا کھی کھو کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ منہ پھلائے بولی۔ جاذب نے بمشکل اپنی ہنسی کو بریک لگایا۔ خود پہن کر دیکھتے وہ کیل کانٹوں سے لیس ڈریس ویسے اشتعال دلانے کے انداز میں گویا ہوئی۔ ایک تو میرا کوئی ڈریس نہیں رکھا کمرے میں، اوپر سے مذاق اڑانے میں پیش ہیں۔ وہ لمبے ٹراؤزر کو لہنگے کی طرح اوپر کرتی باہر جانے لگی۔ اے سنو، کہاں جا رہی ہو بیوقوف لڑکی؟ جاذب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیوں سحری کرنی ہے مجھے؟ وہ نروٹھے پن سے کہتے ہوئی ہاتھ چھڑانے لگی۔ خبردار، تم اس حلیے میں باہر نہیں جا سکتی۔ جاذب سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گیا تھا اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیشانی پہ نہ جانے کتنے بل آ چکے تھے۔ تم یہاں بیٹھو، میں آئی جان سے کہتا ہوں تمہاری سحری تمہارے کمرے میں بھجوا دیں گی، اور اگر انہوں نے تمہارے لیے کوئی شاپنگ کر رکھی ہے تو وہ بھی شازمہ تم تک پہنچا دے گی۔ بڑا شوق تھا ساس بہو کو ایمرجنسی میں رخصتی کا۔ وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کے جانے لگا۔ اور خود کو شوق نہیں تھا ایمرجنسی نکاح کا؟ وہ پیچھے سے بولی۔ جاذب انسنی کرتا نکل گیا۔ وانی پیر پٹک کے رہ گئی۔ اب وہ بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ پھر سے پھولوں کی لڑکیاں دیوار پہ سجی ہوئی تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل، بیڈ سائڈ ٹیبل، ہر جگہ رنگ برنگے پھولوں کے گلدستے بنے پڑے تھے۔ سامنے ایک تصویر لگی تھی جس میں جاذب شاید 19-20 سال کا ہوگا۔ وہ دل کھول کے ہنس رہا تھا تصویر میں اور بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا۔ اب تو ہنسی آتی نہیں جناب کے چہرے پر۔ وہ سر جھٹک کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہاں کچھ پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ وانی نے جلدی سے اپنے اوپر کمبل ڈالا اور اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ حسب توقع شازمہ ہی تھی۔ کھلکھلاتی ہوئی اسے سلام کرنے لگی اور کچھ شاپنگ بیگز اس کے ہاتھ میں تھے۔ بی بی جی، یہ آئی جان نے دیے ہیں، وہ یہاں رکھوانا بھول گئی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ آپ جلدی سے چینج کر لیں اور آ جائیں نیچے۔ لڑکی کی خوشی دیدنی تھی۔ شاید ہر لڑکی دلہن کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وانی نے بھی مسکرا کے اسے واپسی کا راستہ دکھایا تھا، ورنہ وہ تو شاید فرصت سے آئی تھی کہ لے کر ہی جانا ہے۔ وانی سحری کر کے نماز پڑھ کے گھوڑے بیچ کے سو گئی، جبکہ جاذب کافی دیر تک تلاوت کرتا رہا اور پھر آفس جانے کی تیاری کرنی تھی۔ آج اس کی اہم میٹنگ تھی اور آئی جان نے یہ جن اس کی جان کو چمٹا دیا تھا۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کو سوتا دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ وشا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا تھا۔ اس کی مما کے بار بار فون آ رہے تھے کہ اگر ثاقب نہیں کرنا چاہتا تو وہ وہاں بات چلائیں۔ ارے نہیں عائشہ، کیا بات کر رہی ہو؟ بھلا ثاقب کیوں منع کرے گا؟ وہ وضاحتیں دینے لگی۔ ادھر عائشہ کچھ ناراض لگ رہی تھی۔ وشا کو بھی کہہ دیا تھا کہ لڑکے کی پکچر وغیرہ دیکھ لو، اچھا ہے، لیکن وشا کے دل میں تو ثاقب کی تصویر بن چکی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ عید کے بعد اس کو واپس چلے جانا تھا، لیکن وہ اس طرح کیسے چلی جاتی؟ آخرکار نشا سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ لڑکا تو الو کا پٹھا ہے وشی۔ نشا حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ خبردار، الو کا پٹھا ہوگا تمہارا منگیتر۔ وشا طیش میں آ گئی۔ جی نہیں، وہ تو شہزادہ ہے۔ بڑا آیا، وشا اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ اور ثاقب میں کیا برائی ہے؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے پوچھنے لگی۔ اچھائی کیا ہے؟ نشا نے بھی ہاتھ نچا کے سوال کیا۔ وہ بہت ہی نیک لڑکا ہے، تمہارے اس شاہ زین کی طرح لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرتا۔
बरसती बारिश में अपनी बहन को लेने इतनी दूर बाइक पे जाता है। आज तक इसने आंख उठा के देखा है हमारी तरफ? वो हाथ नचाते हुए इसकी अच्छाइयां गिनवाने लगी। अच्छा मोहतरमा, मैं हाँ, तुम्हारी मर्जी, जहाँ चाहे शादी करो। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? निशा ने हाथ जोड़कर इसे जान छुड़ाई और खुद बेड पर लेटते हुए इसे वार्निंग दी कि आइंदा शाहजहान के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। ओहो, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं जब से इस लड़के से मंगनी क्या हो गई। विशा इस पे चढ़ दौड़ी। तेवर तो तुम्हारे भी बदल गए हैं मेरी जान। निशा हंसती हुई लेट गई। आईजान अपनी बहू को देखने के लिए बेचैन थी और वो मोहतरमा सहरी के बाद उठी ही न थी। ओहो शाज़मा, 4 बजने वाले हैं, क्या वानिया उठीगी नहीं अभी तक? वो इधर से उधर टहल रही थी। आईजान, दुल्हन भाभी ने रात को आराम ही ना किया होगा तभी सो रही हैं। वो अफ्तारी के लिए फ्रूट काट रही थी, सारे काम इसी को करने होते थे। और आज तो वानिया के घर वालों ने भी आना था। नहीं शाज़मा, तुम जाओ और इसे उठाओ, वैसे भी जोहर भी कज़ा होने वाली है। इसके घर वाले आते होंगे। अभी वो बातें कर रहे थे कि जाजिब और शाहजैन भी आ गए। जाजिब अपनी ही धुन में अपने बेडरूम में आया और लाइट ऑन कर ली कि अचानक इसकी नज़र बेड पर पड़ी। या अल्लाह, वो अपनी उंगलियां माथे पे मसलने लगा। इस बला को तो मैं भूल ही गया था। अब वो इसकी तरफ देखे जा रहा था जो आड़ी तिरछी सो रही थी। वह आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब आया। जाजिब ने इसके सर से कंबल हटाया तो वहां पे इसके पैर दिखाई दिए। हैं? पहले तो वो हैरत से देखने लगा, फिर पैरों को हल्का सा झटका दिया तो पाइंती की तरफ से इसने अपना सर निकाला कंबल से। क्या है? वो मंदी हुई आंखों से देख रही थी। 4 बज चुके हैं, आप क्या अफ्तार के वक्त उठेंगी? कौन? वो अब भी बार बार जोर जोर से आंखें मीच के खोल रही थी। मैं, आपका हस्बैंड। वो भी शरारत से बोला। समझ चुका था कि जैसे वो भूल गया था ये भी भूल गई है कि इस वक्त कहाँ है। अब जोर से आंखें खोल ली थी वानी ने। जाजिब मुस्कुराते हुए लेटने लगा तो वो उठ के बैठ गई। काफी देर तक वो जाजिब को घूरती रही। इसका दिमाग शायद अब तक सोया हुआ था। जाजिब ने आंखें मूंद ली थी। इस वक्त वो हल्की सी नैप लेने का आदी था। वानी अब संभल चुकी थी। वो वजू करके वापस आई तो लाइट ऑफ करके बाहर चली गई। जाजिब ने आंखों पे बाजू रखा हुआ था। लाइट ऑफ हुई तो इसने बाजू हटा के देखा। वो जा रही थी। वाह, ये तो खालिस बीवियों वाली आदत थी। वो मुस्कुराया और सुकून से सो गया। इफ्तारी पे वानी के सब घर वाले आए हुए थे। मोमिना इसका हाथ थामे बैठी थी। वानी को आईजान के हुक्म पर तैयार होना पड़ा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। जाजिब इसके सामने बैठा इससे नजरें हटा ना पाया था। वानी इससे नजरें चुरा रही थी लेकिन वो भी ढेर था। आज से पहले इसे कभी इतने गौर से नहीं देखा था वानी को, लेकिन अब वो इसकी मनकूहा थी, इसका हक था। शाहजहान की निगाहें निशा पे टिकी थी। वो विशा के पीछे छुप गई थी। काफी देर तक सब वहीं बैठे रहे। बेटा, क्या आप भी मुझसे नाराज हो? वापसी के वक्त मोमना ने वानिया को लिपटा के पूछा। नहीं अम्मी, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, आप फिक्र ना करें। वह इनका हाथ चूमते हुए बोली। बेटी का दिल भी क्या खूब होता है। माँ की आंखों में आंसू देख के वो सब भूल चुकी थी और माँ को मुतमईन करने लग गई। विशा ने देखा साकिब बालकनी में बैठा था अपने फोन में बिजी। वो दबे पांव वहां गई। सुने साकिब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो इसकी पुश्त पे खड़ी थी मगर साकिब ने जब काफी देर तक जवाब न दिया तो वो इसके आगे आ गई। इसके कानों में हैंड्स फ्री लगे हुए थे। विशा ने भुना कर इसके कान से हेडफोन निकाला। क्या है? वो इस रफ्तार पे उछला। सारा दिन कानों में ये लगा के रखते हैं, आपके कान दर्द नहीं करते? वो मुंह बना के पूछने लगी। मेरे कान लोगों का लेक्चर सुनकर दर्द करते हैं, तभी तो ये लगा के रखता हूँ ताकि दुनिया वालों की लान तान मेरे मासूम कानों तक ना पहुंचे। वो इसके हाथ से हेडफोन छीन के बोला। साकब, मुझे आपसे बात करनी है। वो झिल्ला कर बोली। मुझसे क्या बात करनी है आपको? वो हैरत से इसे देखने लगा। आप मुझे तुम कहा करें। विशा मुस्कुराते हुए इसके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। अच्छा, वो भी मुस्कुरा दिया। हाँ तो तुमने क्या बात करनी है? अब वो रिलैक्स होके बैठा इसी को देखने लगा। वो आपने मुझसे शादी से इनकार क्यों कर दिया? विशा ने सर झुकाकर पूछा। साकब का मुंह खुला। उफ, एक तो ये अम्मी भी ना। वो दिल ही दिल में सख्त झंझला कर बोला। आपको पता है साकिब? नहीं। साकब जो मुंह खोले इसी को देख रहा था जल्दी से बोला। विशा को तो गुस्सा आ रहा था लेकिन क्या करती, ये मौका हाथ से जाना नहीं देना चाहती थी। वो मेरे लिए एक अमीर लड़के का रिश्ता आया है और मम्मा वहां पे मेरी बात पक्की करना चाहती हैं। वो मुस्किन सी शक्ल बनाकर बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। दिल ही दिल में खुश हुआ, चलो जान छूटी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ साकिब, वो लड़का अच्छा नहीं है। वो अपनी तरफ से बोली। अब तक तो देखा भी नहीं था इसने इस लड़के को। तो क्या हुआ विशा? इसके पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, तुम खुश रहोगी। वहां मेरे पास क्या है? एक खटारा सी बाइक। वो इसे समझाता हुआ बोला। लेकिन मुझे तो बाइक पे घूमना पसंद है। वो जोश में इसके थोड़ा करीब आई तो साकब कुछ पीछे हुआ। तो तुम ऐसा करो, मेरी बाइक रख लो।
वो इसको अजीब निगाहों से देख रहा था। ये लड़की का दिमाग तो नहीं चल गया? मुझे तुम्हारे साथ घूमना पसंद है डफर। अब की बार विशा से बर्दाश्त ना हुआ और इसका फोन छीना इसके हाथ से, क्योंकि इसका सारा ध्यान फोन में था, जहां इसके नखट्टू दोस्त इसको गेम में आने के लिए बार बार कॉल किए जा रहे थे। अरे मेरा फोन दो भाई। वो अपने फोन की तरफ देख रहा था। विशा फिर से इसके पास बैठ गई। सुनो साकिब, अगर तुमने इनकार किया तो मुझे इस शराबी कबाबी से शादी करनी पड़ जाएगी। वो इस अल्तजाइया अंदाज में बोली, मसनूई आंसू भी साफ करने लगी। लेकिन अगर मैंने इकरार किया तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ जाएगी। वो कुर्सी पे दुबका बैठा था, जैसे वो इसे खा जाएगी। क्या कमी है मुझ में? विशा खड़ी होकर चिल्लाई। कमी तुम में नहीं है विशा, मुझ में है। वो कुछ संजीदा हुआ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें इस घर में रहना पड़ेगा। छोटा सा कमरा होगा, पुरानी बाइक होगी। मुझे मंजूर है, बस मुझे आपका साथ चाहिए। वो खुशी से इसके कदमों में बैठ गई थी। लेकिन विशा, मेरे साथ रहकर तुम्हें अम्मी, दादी और अब्बू की डांट डपट भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो इसे डराने की कोशिश करने लगा। कुछ नहीं होगा, वो भला मुझे क्यों डांटेंगे? वो इसकी अक्ल पे मातम करने लगी। जाहिर है मुझे रोज डांट पड़ती है तो तुम्हें भी पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरी बीवी जो होगी। वो अब की बार मुस्कुराया था। आपको कबूल है ना ये रिश्ता? विशा उम्मीद से पूछने लगी। तुम इतना इंसिस्ट करती हो तो कबूल करना ही पड़ेगा, वो सोच के बोला। क्या सच? विशा खुशी से चिल्लाई। मुझ वो हंसा। इसकी हंसी में विशा की हंसी भी शामिल थी। रात के 12 बज रहे थे। वानी अपने बेडरूम से अटैच टेरिस में खड़ी समुद्र को देखे जा रही थी। आज इसकी रुखसती को 4 दिन हो चुके थे। वो तब तक टेरिस में ही बैठी रहती थी जब तक जाजिब सो नहीं जाता था। समुद्र की लहरें एक शोर सा करती आती थी और कुछ पल खामोशी होती। फिर इसे शुरू से ही समुद्र से इश्क था। अब वो जितनी देर तक ये नज़ारा देखती रहती थी, इसका दिल नहीं भरता था। लेकिन आज वो उदास सी थी। कैसे गुजरेगी ये जिंदगी? वो जान के भी अनजान बनी बैठी थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि जिंदगी मजाक नहीं। जो गुस्से में आकर कुछ भी कर लो तो वो फिर से ठीक हो जाएगा। जाजिब का रवैया भी अजीब था। अगर इसने मुझे पसंद किया था तो इजहार क्यों नहीं करता? वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वानी ने मुड़ के देखा तो जाजिब इसकी तरफ आ रहा था। जाजिब ने इसके करीब आकर इसका हाथ थामा। कब तक मुझसे इस तरह कतराती रहोगी वानिया? वो पुरसोच लहजे में इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। वानिया ने अपना रुख मोड़ लिया। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। अब वो समुद्र की लहरों को देख रहा था। लेकिन तुमने भी कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो फिर से इसकी तरफ देखने लगा। वानी खामोशी से सर झुकाकर खड़ी थी। वानिया, इसने पुकारा। तुम आराम करो, मैं बाहर चला जाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और सारा इल्ज़ाम भी खुद पे लूंगा। बस मुझे बता देना, कल तक मैं पेपर्स बनवा लूंगा। वो अचानक पलटा और तेजी से टेरेस अबूर करता हुआ कमरे में गया और कमरे का दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। और वानिया वहीं खड़ी रह गई। आईजान, आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ। शाम का वक्त था। अफ्तारी में 1 घंटा रहता था। आईजान इस वक्त लॉन में आकर बैठा करती थी। इतने बड़े घर में भी इनका दम घुटता था। इनका बचपन और जवानी गांव की खुली फिजा में गुजरा था। बच्चों की खातिर यहाँ कई सालों से थी और सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब तक इनको चैन नहीं आता था। खास तौर पर शाम के वक्त इनका दिल बहुत उदास होता था और जब शाहजहान और जाजिब वापस आते तब इनकी जान में जान आती थी। आज फिर शाहजहान ने वही पिटारा खोल रखा था। बेटा, तेरे ससुराल का दूर दूर तक आने का कोई इम्कान नहीं। वो आएंगे तभी तेरी शादी होगी ना। वो इसे प्यार से समझा रही थी, लेकिन वो अब भी मुंह बसूरे बच्चों की तरह बैठा था। लेकिन आपने अपने बेटे की तो बड़ी जल्दी कर दी। ओहो, फिर वही मुर्गे की एक टांग। कितनी बार बताया है कि इसके वालिदैन इसके साथ थे तो कर दिया रुखसत। अब तेरी बन्नों को ऐसे ही तो उठा के नहीं ले जा सकती। वो अभी वापस जाएगी, वहां से सर्दियों में वापस आएगी। वो क्या अपना जनवरी या दिसंबर में। आईजान को महीनों के नाम याद नहीं रहते थे क्या? आईजान, ये जुल्म है। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। अब वो खड़ा हो गया था। इतने में जाजिब भी आ गया। वो मुस्कुराता हुआ कुर्सी पे बैठा और आईजान की तरफ सवालिया नजरों से देखता हुआ बोला, इसे क्या हुआ? बस बेटा, इसको शादी करनी है। आईजान अपनी हंसी दबाती हुई बोलने लगी। जाजिब भी हंसने लगा। यार, क्या जल्दी है तुम्हें शादी की? वो इसे चिढ़ाता हुआ बोला। आपको भी जल्दी थी ना, आपकी हो गई ना, अब मेरी होने दें। वो खफगी से रुख मोड़ कर कहने लगा। बेटा, मुझसे तो तुम ऐसे खार खाए बैठे हो जैसे मैंने अपनी नहीं तुम्हारी मंगेतर को ब्याह के लाया हूँ। जाजिब ने इसकी पीठ पे हाथ मारा। हाँ, उड़ा ले मेरा मजाक। वो भी अब भी खफा था। इतने में वानिया भी आने लगी। आईजान, आज क्या अफ्तारी लॉन में करने का इरादा है? वो इनके पास बैठते हुए पूछने लगी। आईजान ने वानिया का हाथ पकड़ कर चूमा। नहीं मेरी गुड़िया, अफ्तारी तो अंदर करेंगे। यहाँ पे तो मैं कुछ देर को बैठ जाती हूँ जब अकेली होती हूँ। अब तुम आ गई हो तो हम सास बहू यहाँ बैठा करेंगी। वो बहुत खुश लग रही थी वानिया को देखकर।
वानिया ने भी मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया। जाजिब तीखी नजरों से देखने लगा वानिया को। आई जान, आपको हम अच्छे नहीं लगते क्या, जो दूसरों को देख कर खुश हो रही हैं? जाजिब तंजिया लहजे में बोला। वानिया ने इसका तल्ख लहजा महसूस कर लिया था, लेकिन अनजान बनी बैठी रही। अच्छा तो अब चलें आईजान, अफ्तारी में बहुत कम वक्त बचा है। वो जाजिब को जलाने की खातिर आईजान के गले में बाहें डालकर बोली। अच्छा अच्छा चलते हैं। आईजान मुस्कुराती हुई उठी। बेटा, तुमने तो मेरा घर खुशियों से भर दिया है, वरना यहाँ तो बस खामोशी का राज था। वो दोनों सास बहू हाथ में हाथ डाले अंदर जाने लगी। वानिया ने मुड़ के देखा, वो इसी को देख रहा था। वानी ने जाजिब को चिढ़ाने के लिए फर्जी कॉलर झाड़ा और दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से अंदर चली गई। जाजिब को तब चढ़ गई। शाहजहान को देखकर बोला, मत करना मत करना, अभी भी वक्त है। वो उठने लगा तो शाहजहान भी उठा। हाँ, खुद तो कर ली, अब मुझे करने नहीं देंगे आप? जाजिब दांत चबा कर बोला। अरे तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ, सच पूछो ये बीवियां जान अजाब कर देती हैं। वह इस तरफ इशारा करके बोला जहां वानी गई थी। शाहजहान हंसने लगा। कबूल है कबूल है कबूल है। साकब ने मोमना के कान में सरगोशी की। मोमना इसकी तरफ हैरत से देखने लगी। क्या आपकी भांजी? वो एक अदा से बोला। वाकई इनकी खुशी दीदनी थी। माँ सदके वो इसकी बलाएं लेने लगी और इसे गले से लगा लिया। मैं अभी आयशा को बताती हूँ। इन्होंने जल्दी से फोन उठा लिया। रहने दे अम्मी, ये काम आपकी भांजी पहले ही कर चुकी है। वो इनके हाथ से फोन लेकर बोला। मोमना हैरान हुई। विशा को कैसे पता? मैंने बताया। असल में इसी ने कहा कि वो इस अमीर शराबी कबाबी लड़के से शादी नहीं करना चाहती, तो मजबूरन इसे बचाने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी। वो मस्कीन सी सूरत बना के बताने लगा। पहले तो मोमना कुछ समझ ना पाई कि कौन सा शराबी कबाबी, लेकिन पीछे से आती विशा ने अपने होठों पे उंगली रख के इनको चुप रहने का इशारा दिया, तो वो सब समझ गई। अच्छा बेटा, ठीक किया तुमने। वो इसे अपने साथ लगाते हुए विशा को वेल्डन का इशारा करके हंसने लगी। बस अब मैं अपने बेटे की रस्म करने वाली हूँ, वो जोश से बोली। अम्मी, इतनी जल्दी भी क्या है? रमजानुल मुबारक में कौन करता है मंगनियाँ और शादियाँ? वो आजिज आकर बोला। तो बेटा, तेरी होने वाली तो वापस चली जाएगी, फिर क्या हम इंग्लैंड जाएंगे इसको रिंग पहनाने? वो इसके सर पे चिपट लगाते हुए कहने लगी। मैं अभी वानिया को बताती हूँ। वह इसके हाथ से फोन छीन कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। हाय अल्लाह जी, इन औरतों को बस खबरें फैलाने का शौक होता है। वो आसमान की तरफ देखकर बोला। वानी को पता चला तो वो इसी वक्त दिलावर के साथ चली आई थी। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ साकिब तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे विशा का अफसोस हो रहा है। वो हंसने लगी। इसने तुम में क्या देखा वैसे? वो इसे चिढ़ाते हुए कहने लगी थी। और तुम में क्या नजर आया जाजिब भाई को? वो भी बदला चुकाने लगा। कितने दिनों बाद वो हंस बोल रही थी। साकिब भी इसके साथ बैठा रहा। जब साथ रहती थी तो जहर लगती थी, और जब रुखसत हो गई तो इससे लगा था जैसी इसकी जान थी वो। भाई बहन की मोहब्बत भी तो ऐसी ही होती है, बचपन से साथ रहते हैं। लड़ाई झगड़ा, हंसना बोलना, खुशी गम सब साथ में होता है। तुम खुश तो हो ना वानिया? साकब ने अचानक पूछा। वानी बेदिली से मुस्कुराई। पता नहीं। साकब इसकी बात पे सीधा होके बैठा। क्या मतलब? मुझे सब सच बताओ। वो परेशानी से पूछने लगा। बज़ाहिर तो सब ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो खामोश हो गई। लेकिन क्या? जाजिब को शायद मैं पसंद नहीं, या फिर मुझे वो पसंद नहीं। इसने बात बदली, या फिर वो आगे सोच ही नहीं पा रही थी। जाजिब ने कुछ गलत कहा? साकिब सख्ती से पूछने लगा। देखो वानी, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अमीर होगा अपने लिए, हम भी कोई गिरे पड़े नहीं हैं। वो इसके हाथ पे हाथ रखकर इसे कहने लगा। नहीं साकिब, जाजिब ने तो आज तक मुझे कोई कुछ गलत नहीं कहा। वो अचानक रो पड़ी। बल्कि मैंने इन्हें बहुत तंग किया है, वह आंसू पोंछती हुई बताने लगी। इसने साकिब को पहले दिन से मनो अन सब बता डाला। वानिया, तुमने ये क्या कर दिया? जब इस बंदे का कोई कसूर ही नहीं, तो तुम क्यों इसे सजा दे रही हो? वह हैरान था। जब मैंने इसे मना किया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो क्यों इसने निकाह किया? वो शिकायती अंदाज में बोली। लेकिन तुमने मना किस तरह किया था वो भी तो देखो। किसी शरीफ इज्जतदार इंसान की इसके ऑफिस में सबके सामने इतनी इंसल्ट की। वानी, वो अच्छे इंसान हैं, अगर तुम इनसे आराम से रिक्वेस्ट करती तो शायद वो इस रिश्ते से इनकार कर देते। वानी सर झुकाए बैठी थी। मैंने सोचा मैं इतना बुरा रिएक्ट करूंगी तो वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। साकब ने इसके सर पे हाथ रखा। वो बहुत अच्छे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि जो इंसान अपनी बीवी को आसानी तकलीफ पहुंचा सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लेता है। अगर वो तुम्हें नापसंद करते तो तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात ना मानते। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। वानी, जो अपने पैर का नाखून कब से खुरच रही थी, इसकी तरफ देखने लगी। सच कह रहे हो? हाँ बाबा, वो इसके बाल बिगाड़ के बोला तो इसने भी इसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। अरे यार मत करो, 2-3 बाल बचे हैं सर पे।
वो चिल्लाया। वानी 2 दिन से मैके में ही थी, लेकिन इसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। रह रह के जाजिब का ख्याल आता था। वो बहुत बेचैन थी। जाजिब ने एक कॉल तक ना की थी। आज मजबूर होकर अपनी अनाकों से पुष्ट डालकर इसने इसे कॉल कर डाली। अस्सलाम वालेकुम। इसकी फ्रेश आवाज सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, वो धीरे से बोली। जी हुक्म करें, आज कैसे इस नाचीज को याद कर लिया जनाब ने। वो शिकायती अंदाज था कि तंज वो समझ ना पाई। मुझे लेने आए, इसने जल्दी से कहा। क्यों, दिल भर गया मैके से? आप लेने आ रहे हैं या मैं आईजान से शिकायत लगाऊं? वो तेज लहजे में बोली। आहा, शिकायत तो आप रोज ही करती रहती हैं मेरी, कभी तारीफ भी कर दिया करें। वो आह भर के बोला। आप आ रहे हैं या नहीं? वो इसे धमकाने लगी। सोचता हूँ, इसने कहा तो वानी ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कोई इस बंदे को मेरी फिक्र ही नहीं, मैं ही पागल हुए जा रही हूँ। वह फोन पटक कर बोली। फोन बजने लगा, इसी की कॉल थी। वानी ने कॉल काट दी। अब की बार मैसेज टोन बजी। नीचे आओ। हैं, वो हैरत से मैसेज पढ़ रही थी। आप कहाँ हैं? आपकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ वरना मैं चला। अच्छा, आती हूँ। इसके हाथ पैर फूल गए। जल्दी में बस फोन ही उठा के नीचे भागी। अरे अरे वानी, सुनो तो, अम्मी आवाजें देती रह गई। अम्मी, बाद में जाजिब मेरा वेट कर रहे हैं। वो जाते जाते तेज आवाज में इनको समझाती निकल गई। मोमना ने शुक्र अदा किया कि लड़की को शोहर से लगाव तो हुआ। वो नीचे आई तो दुश्मने जान कार से उतर रहा था। वो तकरीबन भागती हुई इस तक पहुंची। आप आ गए जाजिब? और फूली हुई सांसों के साथ बोली। नहीं, अभी तक तो नहीं आया, ये मेरा भूत खड़ा है। वो जल के बोला। वानी की हंसी गायब हो गई। अब बैठना है कि नहीं? वो इसके सामने हाथ हिलाता हुआ बोला। वो झट से बैठ गई। लेकिन जाजिब, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं तुम्हें ही लेने आ रहा था कि रास्ते में तुम्हें याद आ गई मेरी। वो कार स्टार्ट करता संजीदगी से बोला। सन ग्लासेस लगाए वो विंड स्क्रीन पे नजरें जमाए हुए था। वानी इसे देखे जा रही थी। जाजिब महसूस कर सकता था इसकी नजरें। कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या? वह इसे चिढ़ाने को बोला। नजरें अब भी सामने थीं। ओहो लड़का, मिस्टर जाजिब खान, आप लड़के की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। वो भी इसे तपाने को बोली और रुख मोड़ लिया। अरे ये अफवाह किस दुश्मन ने उड़ाई है भाई? मैं आज भी लड़का ही हूँ, वो शौकी से बोला। वैसे तुम बिला खौफो खतर देख सकती हो, कोई मसला नहीं है मेरे। जुमले हकूक तुम्हारे नाम हो चुके हैं। मुझे क्या जरूरत है एक अक्खड़ इंसान को देखने की? वो तो मैं देख रही थी कि कलमें सफेद हो रही हैं आपकी। वानी ने ताक के निशाना मारा। अल्लाह अल्लाह करो लड़की, अपनी आंखें चेक करवा लो, कलमें सफेद हों मेरे दुश्मनों की। वो टर्न मोड़ता हुआ बोला। हाँ, और आपकी दुश्मन तो मैं हूँ। वानी ने जवाब दिया तो वो हंसने लगा। एक तो जितना भी कर लो, ये बंदा मेरा मूड खराब करके ही छोड़ता है। बाकी रास्ता दोनों खामोश थे। घर पहुंचे तो वहां आईजान इनकी मुंतजिर थी। अरे आओ मेरी बच्ची, देखो ये तुम्हारे लिए ईद का ड्रेस मंगवाया था। वो इसे जल्दी से सब सामान दिखाना चाहती थी। आईजान, आप गई थी शॉपिंग करने, आपको नहीं जाना चाहिए था। मालूम है ना वबा फैली हुई है। अरे मैं नहीं गई थी बेटा, पर पसंद मैंने खुद किए हैं। वो बोली। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग की है इन्होंने। जाजिब भी बैठ गया। लेकिन आईजान, आपने तो बताया था कि आपको इंटरनेट यूज करना ही नहीं आता। वो हंसते हुए पूछने लगी। जी नहीं, इन्होंने मुझे घुमाया पूरे मॉल में और मैं ख्वार होता रहा वीडियो कॉल पे इनको एक एक शॉप विजिट कराते हुए। कितना मुश्किल है लेडीज की शॉपिंग करना। वो अपने कानों को हाथ लगाता बोला। वानी ने एक नजर जाजिब को देखा। वो इसी को देख रहा था। जाजिब के लबों पे हल्की मुस्कान थी। ऐसा लगा था कि वो इसके वापस आने से बहुत खुश है। आईजान कपड़े वगैरह दिखा रही थी, लेकिन वानी का ध्यान जाजिब की तरफ था। मैंने मेहंदी लगाने वाली को भी घर पे बुला लिया है। मेरी बहू को अच्छी सी मेहंदी लगा दे। और अपनी छोटी बहू का कोई ख्याल नहीं। शाहजैन भी आ गया था। अरे इसकी ईदी भी तैयार रखी है मैंने। और बस निशा की वालिदा को भी पैगाम भिजवा दिया है कि जल्द से जल्द आने की करें। मेरा लड़का हाथ से निकला जा रहा है। वो बोली तो सबका कहकहा निकला। वानी रात को आईजान से होकर अपने बेड में रूम में आई तो साइड टेबल पर कुछ पेपर्स रखे थे। वानी का दिल धक से रह गया था। वो वहीं सुन सी खड़ी थी। जाजिब वॉशरूम से निकला तो इसे दरवाजे के दरमियान में खड़ा देखा। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करता इसके करीब आ गया। क्या हुआ वानिया, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? वानिया के लंबे बाल खुले थे। लाइट पर्पल कलर के लॉन के सूट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जाजिब इसे देखता रह गया। वानी अब भी साइड टेबल की तरफ देख रही थी। जाजिब ने इसकी नजरों का ताकुब किया तो वो समझ गया कि वो क्यों परेशान है। वानिया, इसने फिर पुकारा। वानी ने अब की बार जाजिब की तरफ देखा। इसके माथे पे पसीना आ गया। वो क्या है? वानी ने उंगली से इशारा किया पेपर्स की तरफ। वो आपके लिए तोहफा है। जाजिब की इसकी आंखों में देख के बोला। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। वो रोहानसी होके बेड के किनारे पे बैठ गई। जाजिब भी इसके पास आकर बैठ गया। लेकिन तुम्हारी ही तो ख्वाहिश थी वानिया।
जाजिब ने इसका हाथ पकड़ा। क्या समझते हैं आप मुझसे इतनी आसानी से जान छुड़ा लेंगे वो अचानक इसका हाथ झटक कर बोली। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ना जाजिब ना समझी वाले अंदाज में इसे देखने लगा। तुमने ही तो कहा था कि वानी ने इसकी बात काटी। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इसी घर में रह के आपके सीने पे। वो कुछ सोचने लगी, वो क्या कहते हैं। फिर इसके सीने पे उंगली रख के बोली, हाँ मूंग दलूंगी। क्यों, मेरा सीना ही मिला है तुम्हें। जाजिब का मूड ऑफ हो चुका था। कितने प्यार से वो इसके करीब बैठा था। अब वो उठ के जाने लगा तो वानी ने इसका हाथ पकड़ के जोर से इसे बिठाया। बात सुने मेरी। जाजिब हैरत से देखने लगा। इतनी ताकत कहाँ से आ गई तुम में। इतनी जोर से हाथ खींचा था। ये ताकत मुझे मेरे अल्लाह ने दी है, समझे आप। वानी जोर जोर से सांसें ले रही थी। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अच्छा बाबा, आप मुझे अब सोने दो। तुम तो घोड़े बेच के सो जाती हो। मुझे काम पे जाना होता है। जाजिब इसकी कुर्बत से दूर जाना चाहता था। वो इसका हाथ पकड़ कर बैठी थी। मेरी तरफ देखें। वो इसका चेहरा अपनी तरफ करके बोली, क्या कह रहे थे कि पेपर्स बनवा लूंगा। सब समझती हूँ मैं। तुम अमीरजादों की अय्याशियां। अस्तगफिरुल्लाह, कौन सी अय्याशी देख ली तुमने मेरी। जाजिब अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए इसे देखने लगा। ही वो इसके मुस्कुराने पे इसकी नकल उतारते हुए उठने लगी। अब की बार जाजिब ने इसे उठने ना दिया। कहाँ जा रही हो, बात पूरी करो। जाजिब इसके बालों की लट्टों को इसके चेहरे से हटाने लगा। वानी शर्म से सुर्ख हो गई थी। इसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा था कि आवाज कानों तक महसूस हो रही थी। ये तुम्हारे बालों का रंग है ना, ब्राउन। वो इसकी लट को हाथ में लेकर सोचते हुए कहने लगा। वानी शर्म से सुर्ख सर झुकाए चुप बैठी थी। मैं भी कहूँ, आज दही बड़ों में ब्राउन कलर का बाल कैसे पड़ा था। शाजमा के तो जेट ब्लैक हैं। वानी ने गहरी सांस छोड़ी। सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों, आपको बहुत पता है शाजमा के बालों का। वो जल के बोली। हाँ, क्योंकि अक्सर खाने में इसके बाल दिख जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला। अब तो वानी से जब्त करना मुश्किल हो रहा था। वो इसे धक्का देकर वहां से उठी और टेरिस में चली गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाल में नूडल्स समझ के खा लूंगा। वो जोर से बोला ताकि वो रुक जाए, लेकिन वो ना रुकी थी। चांद देखना था। सब लोग अपनी छतों पर चांद देखने निकले हुए थे। शाहजैन निशा के साथ समुद्र किनारे बैठा था। उन्होंने इफ्तारी भी वहीं लाई थी और साथ में चांद देखने का इरादा था। साकब और विशा भी इनके साथ थे। यार, यहाँ का भरोसा नहीं कि चांद नजर आएगा भी कि नहीं। शाहजैन बोला। चांद तो आज ही नजर आएगा, अब 31 रोजे तो होने से रहे। साकिब कहने लगा। तलाश जारी थी। मेरा मतलब था कि ईद का चांद मुझे तो कभी नजर आता ही नहीं। लोग देखते रहते हैं और मैं जितनी भी कोशिश कर लूं मुझे नजर नहीं आता। वो सर खुजाते हुए बोला। हाँ, ये मसला तो मेरे साथ भी होता है। निशा भला कैसे इसकी हाँ में हाँ ना मिलाती। विशा ने साकिब की तरफ देखा। और आपको नजर आता है। हाँ, मुझे तो ईद से पहले ही नजर आ गया था अपना चांद। वो इसकी तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखता हुआ बोला तो इसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। वानिया मेहंदी लगवा चुकी थी आईजान की फरमाइश पे और अब टेरिस पे खड़ी थी चांद की तलाश में। जाजिब इसके पीछे आया था। इसके हाथ में वही पेपर्स थे। ये क्या है, वो घबराई। तोहफा मुझे नहीं चाहिए, वो रूहानसी होके बोली। पर क्यों, वो इसे वारफ्तगी से देखता पूछ रहा था। जाजिब, मुझे आपके साथ रहना है सारी जिंदगी। मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। वो इसकी आंखों में देखती इजहार करने लगी। जाजिब के चेहरे पे खुशी आया थी। तो किसने कहा है मेरी जान कि मैं तुम्हें खुद से अलग कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ तुम सुबह शाम मेरी नजरों के सामने रहो। वो इसे शानों से थाम कर बोला। हाथों में तो मेहंदी का राज था। आप सच कह रहे हैं जाजिब, वो भीगे लहजे में पूछने लगी। 100% सच। इसने वानी के माथे पे अपने प्यार की मोहर सबत की। तो ये पेपर्स। वानी का जहन अभी तक किसी में उलझा हुआ था। जाजिम ने लिफाफे से एक कागज निकाल कर इसे दिखाया। वो इसका अपॉइंटमेंट लेटर था। क्या वाकई, वो खुशी से चिल्लाई। हाँ, ये वो जो तुमने 40 ऑफ रूल्स ऑफ लव पढ़ने का झूठ बोला था ना। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन फिर ये हमारी शादी वाला फड्डा बीच में आ गया। वरना आज तुम सर सर कहती मेरी हाँ में हाँ मिलाती। लेकिन आज मुझे बेगम बेगम करके तुम्हारी हाँ में हाँ मिलानी है। वरना तुम तो कुछ भी कर सकती हो। वो इसके गाल छू कर बोला। वानी ने शर्मा के रुख फेरा। चांद देखें। वो आसमान की तरफ देखने लगी। जाजिब ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। मैं क्यों देखूं वो आसमान का चांद, मेरा तो चांद इधर है। वो दोनों आसूदगी से मुस्कुरा दिए। जी तो नाजरीन, ये नावल आपको कैसा लगा? अगले नावल के लिए इंतजार करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।